नमस्कार दोस्तों, मैं मार्कंडे। आज की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के साथ जिसका सीधा प्रभाव हमारे युवाओं पर, हमारे समाज पर, हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ता है। और वैसे जानकारी के लिए बता दें कि यह जो चैनल है इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज को, नवयुवकों को, नई पीढ़ियों पर प्रकाश डालना है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है, उन्हें नई-नई रोचक तथ्यों से अवगत कराना है। इसी के साथ बने हुए हैं श्री निशांत कुमार जी हमारे सहपाठी, जो आज की मुख्य विषय पलायन पर आज परिचर्चा के लिए। नमस्कार। नमस्कार श्री निशांत जी। जी। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का जो मुख्य मुद्दा है पलायन, इसका प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे युवाओं पर या हम सब पर किस प्रकार से पड़ रहा है और इसका प्रभाव कैसा रहेगा या कैसा होता है। पलायन शब्द हमारे जीवन में तब से उथल पुथल मचा रहा है जब मुझे ये पता चला कि पलायन का अर्थ होता है दो चार रोटी के लिए, दो चार कपड़ों के लिए अपने शहर और अपने गांव को छोड़ जाना। और ये ऐसी स्थिति की नौबत हमारे बीच में आती ही क्यों है? क्या इसके लिए हमारा जो समाज है आज भी उतने परिपक्व स्थिति में नहीं आ पाया है जिसके कारण हम यहाँ के लोगों को रोजगार दे पाए? क्या अभी भी गरीब लोग दो चार रुपए के लिए अपने शहर को छोड़ जाने के लिए मजबूर हैं? आज मैं कच्चे से कच्चे उम्र के बच्चों को भी देखता हूँ कि कुछ अर्निंग के भाव से, अपने माता पिता की मदद के भाव से वो निकल पड़ते हैं, जबकि उनकी आयु जो है अभी पढ़ने की है, कुछ कर जाने की है, लेकिन उन्होंने इसमें अपने दिनचर्या को इस तरफ से व्यवस्थित कर लिया है जिसमें सिर्फ मुख्य उद्देश्य उनको आय कमाना है, आय का स्रोत लाना है, पैसा चाहिए। तो पैसा का जो कारण है, गरीबी हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, इवन कि आपके आसपास आपकी दशा, पर्यावरणिक दिशा, जिसके कारण से आपका भूमि कैसा है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, इन सारे कारणों से। लेकिन पलायन जो एक खास मुद्दा मेरे नज़र में तब से है जब मैं इस शब्द को सुना हूं। और ये आज हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है कि पलायन क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। तो मेरे नज़र में पलायन का जो सही मायने है कि अपने रोजगार के लिए अपने शहर को, अपने राज्य को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके किसी और जगह प्रस्थान कर जाना। तो क्या इसका प्रभाव हमारे युवा पीढ़ियों पर पड़ता है? इसका प्रभाव हमारे युवा पीढ़ी के साथ साथ उनके पारिवारिक माहौल पे भी पड़ता है, सामाजिक माहौल पे भी पड़ता है, जिसके साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिनके घर में कमाने के लिए एक दो लड़के हैं या बच्चे हैं, वो शिक्षा जो भी मिला उस शिक्षा को अडॉप्ट करके अपने नजरिए से जो उनको सही लगा उस काम में वो लग गए, ताकि उससे कुछ उसको अर्न हो सके। मासिक वेतन मिल रहा है और उस वेतन से उसका पारिवारिक जो काम है वो निकल रहा है। देखिए, हम जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के बीच आज के डेट में रोजगार का कमी है, और हम युवा भाइयों से, नवयुवकों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपने शिक्षा का भरपूर उपयोग कीजिए, ना केवल सिर्फ नौकरी पाने के लिए बल्कि नौकरी जैसे चीजों का सृजन करने के लिए। मेरा उम्मीद है कि मेरे जैसे आज के युवा अगर जैसा सोचे तो आपका परिवेश आने वाले समय में जरूर बदलेगा। आज जो हमारे अगर एक रेशियो का बात करेंगे कि अगर आज आपके गांव से 10 आदमी पलायन कर रहे हैं तो एक युवा वहां पर 5 ऐसे आदमी को रोक सकता है जो ऐसे रोजगार दे कि उसको 500 रुपए, 1000 रुपए का क्या हो, आय इनकम हो, उसके घर का रोटी, उसके घर में शिक्षा और उसके घर में भोजन का व्यवस्था हो सके। तो आपका कहना है कि रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। निशांत जी बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये पलायन के मुख्य कारक क्या सब है? पलायन के मुख्य कारक कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अशिक्षा। अशिक्षा। अशिक्षा थोड़ा सा देखिए, आप अगर गौर करेंगे, आप अपने पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आप जिस जगह से चल करके एक शहरी माहौल में पले बढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि लोगों के आसपास जो आय का मुख्य स्रोत है वो खेती है, छोटा मोटा व्यवसाय है, जिसके कारण से लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दैनिक जीवन को जी पाएंगे। अगर आप अपनी पारिवारिक स्थिति को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, कहने का मतलब अपना घर, मकान, गाड़ी बड़ा करना चाहते हैं, बच्चे को ऐशो आराम का जिंदगी देना चाहते हैं, तो आपको अपने आय का स्रोत अच्छा करना पड़ेगा।
और इस आय के स्रोत अच्छा करने के लिए आपका प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। तो क्या आय के स्रोत को अच्छा करने के लिए पलायन जरूरी है? प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए, और प्रोफेशन अच्छा करने के लिए आपके पास शिक्षा अच्छा होना चाहिए। अच्छा। मेरी बात शिक्षा से इसलिए, आपने शिक्षा को स्रोत, मैंने शिक्षा को इसलिए समझा क्योंकि अगर आज के डेट में आप किसी भी आदमी को देखते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करिएगा तो उसको आपके एक कार्यशैली की जरूरत होती है, बिल्कुल। और वो शैली अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप नो डाउट है कि आप एक नॉर्मल लेवल कॉस्ट से ज्यादा अर्निंग करने लगते हैं। तो आपको इस मैटर में समझना पड़ेगा कि आपके अगर आसपास कोई शिक्षित युवा है जो बाहर से पढ़ाई लिखाई करके आया या अपने गांव जाता है, तो बाहर के फालतू बातों को शेयर ना करके कुछ ऐसे बातों को शेयर करें जिससे आपके समाज को फायदा हो। आप उसके नजरिया को ऐसे भी बदल सकते हैं। आप अपने पहनावे उड़ावे और अपने भारी भरकम गाड़ी या फिर फोन को दिखा करके आप समाज का दृष्टि अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते। आप अपना एक ऐसा सोच वहां पे प्रस्तुत करिए जिसके माध्यम से युवा क्या हो, प्रेरित हो और उसे समझे कि नहीं, आज जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूँ, जिस जगह की मिट्टी का भोजन मैं खा रहा हूँ, उसका कर्ज चुकाने का समय है। कहने का मतलब है कि उसके दशा को बदलने का समय है। अच्छा। मेरे नजर में शिक्षा पालने के बाद नौकरी बहुत बड़ा चीज नहीं है। मेरे नजर में शिक्षा पालने के बाद आपके समाज में जो भी कुछ ऐसे कारण जिससे आपका समाज आज विकसित नहीं हो पाया, उस मुख्य बिंदु पर आप समय दीजिए। आप अपने जीने के साधन को अच्छे से परिपूर्ण कीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सब कुछ छोड़ दीजिए और इसमें लग जाइए, लेकिन आप सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, आज मैं आपको बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि जो आज आदमी जॉब में भी है, व्यावसायिक भी है, लेकिन सामाजिक स्थिति को बदलने का भी क्षमता रखता है। वैसे मेरा सल्यूट है ऐसे लोगों को जो अपने पारिवारिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं। जी। तो क्या पलायन जैसे बीमारी को रोकने के लिए हमारे समाज में शिक्षा ही एक के मात्र साधन है या फिर कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि शिक्षित लोग ही सिर्फ अपना प्रोफेशन अच्छा कर लें, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना? हर वर्ग को आज हमारा समय 1947 के बाद बहुत सुधर चुका है। हाँ। गरीबी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज के डेट में उभरा नहीं है, लोग बहुत ज्यादा गरीब से उभर चुके हैं। हाँ। लेकिन गरीबी के साथ साथ समाज में जब शिक्षित लोगों का आवागमन हो गया तो कुछ कुरीतियां भी है जिसको हम भ्रष्टाचार का नाम दे सकते हैं। अच्छा। जिसको बेरोजगारी का नाम दे सकते हैं। जनसंख्या बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षित आदमी बेरोजगार बैठा हुआ। जनसंख्या बढ़ा, लोगों को कमाने का साधन पता चला, लेकिन जल्दीबाजी कराने के लिए भ्रष्टाचार जैसा चीज आ गया कि कोई काम आपको कराना है, किसी के थ्रू काम नहीं हो रहा है तो 150, 500 हजार दे करके अपना काम निकलवा लिया। तो ये एक भ्रष्टाचार रूपी चीजों को जन्म दे दिया। मेरा मुद्दा भ्रष्टाचार पे बात करना नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा ये भी है कि ये रीजन और ये कारण जो है आपके बीच में आज आया। पलायन होने के पीछे रीजन है कि आपके आसपास रोजगार की कमी, और रोजगार और शिक्षा दोनों चीज को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो एक बेटर पर्यावरण बनाने का जो उपाय है, एक शिक्षित आदमी ज्यादा अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। एक देखिए, एक कारीगर अपने कौशल के दम पर, अपना प्रतिभा के दम पर एक अच्छा चीज जरूर बनाएगा, लेकिन उसको उसके प्रतिभा का मेहनताना कौन देगा, जिसको कहते हैं आय। अर्न कहाँ से होगा? तो आप अगर उस फैमिली में मान के चलिए कि एक गांव में 10 घर है, 10 घर में 2 पढ़ा लिखा इंसान है, तो बाकी 8 घर को उसके दशा को बदलने का तो एक नजरिया तो दे सकता है। बिल्कुल। जरूरी है कि ये चीज आप बिहार के बाहर या अपने राज्य के बाहर जाकर के ही काम करें। के सामने जो लॉकडाउन जैसा भयानक स्थिति आया, उसमें आपने क्या देखा? आसपास के लोग जो 2 पैसा कमाने के लिए शहर छोड़ चुके थे, सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए घर की तरफ लौट रहे थे। चाहे स्थिति कुछ भी हो, वो लौटना चाहते थे, लेकिन आज स्थिति बदली तो फिर ये लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। तो उस समय हमारे यहाँ के शिक्षित लोग कहाँ गए जो इन्हें प्रेरित कर सकते थे? जी। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप शिक्षा प्राप्त करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिससे आपको इनकम स्रोत का कोई ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं हो रही है, तो आप अपने लेवल से रोजगार सृजन कीजिए, लोगों को रोकिए, लोगों को बताइए, और उनके उसमें कौशल प्रतिभा है उसका सही मूल्यांकन करके उसको इनकम का स्रोत बनाइए। तो क्या इस चीज को रोकने में, समाज को ऊपर उठाने में, क्या सिर्फ शिक्षित लोगों का ही अहम भूमिका होना चाहिए या फिर हमारी सरकार का भी कुछ योगदान होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। सरकार का योगदान हमारे पास देखिए कि आए दिन योजनाएं बनती रहती है। बिल्कुल। सरकार के पास हर वो रिपोर्ट है जो हमारे और आपके पास भी नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि सरकार उसके पीछे काम नहीं करती है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं पेपर पर तक तो आती है लेकिन वैश्विक पटल पे पहुंच नहीं पाती है। आम आदमी को उसका अपना जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। लोग आज के दिनचर्या में इतना बिजी हैं कि ये सरकारी जो योजनाएं हैं इनके बारे में अगर आज आप देख लीजिएगा तो नो डाउट कि यूट्यूब पे भर के पड़े हुए हैं। हर आदमी योजना बता रहा है, लेकिन आदमी को परफेक्ट आप किस एक लड़की के लिए क्या प्रमुख योजनाएं काम कर रहे हैं, एक छात्र के लिए क्या योजनाएं काम कर रही है। तो सरकार भी पलायन को रोकने के लिए आज के डेट में बहुत जगह रोजगार मेला लगा रही है। नो डाउट रोजगार मेला के अंतर्गत आप जाइए, आप अपने शिक्षा के अकॉर्डिंग आप रोजगार पा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज बहुत जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है, बहुत शॉर्ट टर्म में आता है और लेके चले जाता है। और उसमें जो लिमिटेशन है वो भी कम है। बिल्कुल सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। आप इसको मासिक तौर पे कर रहे हैं, नो डाउट साप्ताहिक तौर पे कीजिए। इसको लगाने से पहले आप विद्यालयों को महाविद्यालयों को सूचित कीजिए। युवाओं के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे आप रोजगार लगा रहे हैं, ताकि युवाओं को पता चले कि आज हमारे आसपास कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसके बल पे हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं कर सकते। जी सरकारी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो सरकार हर तरफ से आज लोन भी दे रही है। आप अपना व्यवसाय कीजिए, एमएसएमई जैसी चीजें काम कर रही है, आपको व्यवसाय के लिए लोन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आप इच्छुक हो। और मैं इसमें जहाँ तक समझ सकता हूँ कि आपको इस प्रकार के काम करने के लिए ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, कौशल का होना चाहिए। मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। किसी एक कौशल, देखिए आप एक कम उम्र में कहीं किसी के अंदर काम कर रहे हैं, फिर सीखेंगे, अच्छी खासी उम्र गंवा देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं परफेक्ट रूप में जो कुछ सीख सकता था, अब जो है मैं दूसरे जगह रह करके उस चीज से अछूता रह गया। आज हमारे स्कूल की व्यवस्था भी पहले से नो डाउट बहुत अच्छी हो गई है, शिक्षा की भी व्यवस्था पहले से अच्छी होती जा रही है। तो इंसान में जो मतलब कि बुनियादी तौर पे जो उसको शिक्षा मिलना चाहिए उनको मिल चुका और मिलता ही है। आज हमारे शिक्षक भी अपने आप को हर तरीके से चाहते हैं कि समाज को बदले, और मैं ऐसे शिक्षकों को जरूर धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जो अपने कैरियर को एक शिक्षक के तौर पे माना है और समाज को बदलने का एक प्रयत्न किया है। बिल्कुल हमारे बीच में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान भी होता है। हमारे बीच, आपके बीच बहुत सारे ऐसे बच्चे जरूर मिलते होंगे जो बोलता होगा कि सर हमको कुछ करना है, लेकिन क्या करना है आप बताइए। वो डिसाइड नहीं कर पाता, तो डिसाइड कराने में खुद उनके पास कोई एक ऐसे आइकॉन नहीं होते जो उनको सही रास्ता दिखा सके। जी तो एक सवाल और है निशान जी आपसे कि तो इस पलायन को रोकने के लिए क्या शिक्षित लोगों, सरकार तो अपना काम कर रही है, तो सरकार के काम करने के साथ साथ क्या उसका मुख्य जो जिम्मा होता है हम युवाओं को या फिर शिक्षित लोगों को उठाना चाहिए अपने कंधों पर? कह सकता हूँ कि किसी भी काम को अगर किसी जोश से और जल्दबाजी में करना हो तो एक परफेक्ट उम्र होता है युवा अवस्था। युवा अवस्था में हर चीज को कर गुजरने का एक अलग सा जोश होता है, जज्बा होता है। बिल्कुल। और एक युवा ठान ले तो अपने पूरे परिवार के स्थिति को बदल देता है। हाँ। सिर्फ अगर एक युवा अपने एक परिवार की स्थिति को बदल सकता है, तो अगर उस समाज में पहले 100 युवा 1000 युवा अपने समाज प्रेरित होकर के वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कि अगर युवा चाह ले तो अपने समाज की पृष्ठभूमि जरूर बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस परिचर्चा पर। तो देखा दोस्तों आपने कि पलायन क्या है और उसे कैसे रोका जा सकता है, उसके मुख्य कारक क्या है ये भी हमने जाना, और आखिर उसके जिम्मेदार कौन है। आखिर ये जो पलायन इतने आज स्तर पर बढ़ा हुआ है जिसके कारण युवा हमारे समाज को, हमारे घर परिवारों को छोड़ करके सीधा दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना समय श्रम हर जगह दूसरा कोई इसका फायदा उठा रहा है। तो युवाओं को रोकने के लिए जैसे कि निशान जी ने हमें बताया कि शिक्षित होने के साथ साथ सरकार तो अपना काम कर ही रही है, और शिक्षित होने के साथ साथ हमारे अंदर भी वो समझ, वो कौशल विकसित होनी चाहिए, या फिर जो कौशल पहले से है उसे हमें अपने समाज के लिए आगे लाना चाहिए ताकि हम खुद से अपना कोई स्टार्टअप वैसा कर सके। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ नए नए वीडियो में बने रहिए, नए नए तथ्यों को, नए नए रोचक जानकारियों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे।